Hello everyone, welcome to my show Success Recipe. This is Usama Ahmed. After a long time, कुछ वर्क प्लेस के इश्यूज थे और कुछ हमारे पास रिसोर्सेज कम थे. सो आई एम बैक नाउ. आज फिर से मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, असबर अली, जो कि यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी ऑडियंस है. मैंने चेक किया यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी. तो आज हम इनसे स्टोरी जानेंगे और इनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे कि इस मुकाम तक वो किस तरह पहुंचे हैं. सबसे पहले तो मिस्टर असबर अली, थैंक यू सो मच, आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी, आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया. तो आप अपनी स्टोरी सुनाएं कि ये किस तरह आपने सारी हर्डल्स क्रॉस की, किस तरह जो है आपने जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को फेस किया, जो तरह तरह के. जाहिर है इस मुकाम तक तो इतनी आसानी से नहीं आप पहुंचे. यकीनन कुछ ना कुछ बैक स्टोरी, कुछ वाकया होंगे, वो आप हमारे साथ वो वाकया शेयर करें फ्रॉम द बिगिनिंग टू द राइट एंड. जी, मेरा सफ़र शुरू होता है तकरीबन 20 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग के साथ। और जिस तरह एक नया बंदा जो है वो तजुर्बे करता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी अवेलेबल है कंटेंट इंटरनेट पर, जिससे आप अपनी जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर लेते हैं। उस टाइम इतना आसान नहीं था ये, तो डेफ़िनेटली मुश्किलात थी। और 20 साल के बाद जो है वो 17 साल तकरीबन मुझे हो गए, जिसमें मैंने फुल टाइम इसी फ़ील्ड को सेलेक्ट किया और उसी पे ही काम किया। और बिल्कुल उसके बाद मुश्किलात आई, क्योंकि उस टाइम जब मैं काम कर रहा था, पाकिस्तान से काम करता था, तो पेमेंट गेटवेज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता था। हम इंटरनेशनली काम करते थे, तो पेमेंट को पाकिस्तान में लाने के कोई ऐसे सोर्सेज़ नहीं थे। तो उसके लिए फिर मुझे यूके जाना पड़ा, वहाँ पर अपनी प्राइवेट लेबल जो है वो सेटअप करना पड़ा, और उसी को आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं आज तक काम कर रहा हूँ। और इस दौरान जो है वो मैंने सारी फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर किया ऑन एंड ऑफ। उसमें डेफ़िनेटली आपको लग रहा होता है कि शायद मैंने गलत फ़ील्ड सेलेक्ट कर ली, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। तो जिसमें ब्लॉगिंग आता है, आपका सीपीए मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उससे रिलेटेड एसईओ की जितनी फील्ड्स आती हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो सब एक्सप्लोर की। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप इतनी सारी फील्ड्स में होते हैं, तो फिर आप सबको मैनेज नहीं कर सकते। आपको एक या दो फील्ड्स को ही सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें आप फुल टाइम अपनी करियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो फिर मैंने एसईओ ब्लॉगिंग सेलेक्ट किया, और उसी से रिलेटेड फ्रीलांसिंग भी करता हूँ मैं। और मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो 50% डायरेक्टली एसईओ प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, 30% जो है वो हम लोग इन हाउस ब्लॉगिंग करते हैं, और उसके अलावा 20% जो है वो बेस करता है ओपन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे। और फिर जो है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 साल पहले डिसाइड किया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने गलतियां की हैं, अगर क्योंकि मुझसे रेगुलरली क्वेश्चंस होते रहते थे कि इसका क्या सोल्यूशन है, या ये सिचुएशन आ जाए तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा क्यों ना इंडिविजुअली जो रिप्लाई मैं करता हूँ, जिसमें मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्यों ना मैं वीडियोस की शक्ल में वो सारा मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, या क्या रोड मैप हो सकता है, उसको मैं वीडियो की शक्ल में पिछले 3 सालों से जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, उसी रेफरेंस से असबर अली के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, और उसके अलावा फेसबुक और तमाम इंस्टाग्राम पे जो है मैं एक्टिवली जो है वो लोगों को एजुकेट कर रहा होता हूँ अपने कंटेंट के जरिए से। ठीक है, ठीक है. तो आपने बताया 20 साल पहले आपकी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग की आपने स्टार्ट की. तो उसके पीछे अगर आप जाएं तो क्या आपने स्टडी किया, और वो उसके बारे में जरा बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपने स्टार्ट कर ली, अचानक से आपको ख्याल आ गया बैठे उठाए. देखिए, डेफिनेटली आपके कुछ सर्कल में होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, या जो आपको पुश करता है कि इस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो कि जिन्होंने मुझे पुश किया, इस फील्ड में लेकर आए। और उसके बाद मैं एक नॉर्मल इंटर, और मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर कॉमर्स में मेरा बैचलर था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, एमबीए किया नॉर्मल मार्केटिंग की डिग्री में। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूके में चला गया, वहाँ से मैंने एमएस मार्केटिंग में ही डिग्री की। और इन सारी सिचुएशन के बाद अगर आप कॉमन देखें इन सारी चीज़ में, तो आप देखेंगे कि मेरी डिग्री किसी भी रिलेटेड फील्ड में नहीं है जो मैं अभी काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम डिग्रीज होती ही नहीं थी इस सारी चीज़ों पे। और ये बाद में अब हम आजकल देखते हैं कि डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एकदम बूम पे आया, और उसके ऊपर जो है वो डिग्रीज भी हो रही हैं। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो बेसिकली मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा और वो ही मैं लोगों को आगे बता रहा होता हूँ। और जिस तरह मैंने बताया कि उस टाइम कुछ भी नहीं था और आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ता था, जिसमें डेफिनेटली आपकी गलत डायरेक्शन भी होती थी, गलत डिसीजंस भी होते थे। उससे हम लोग सीखते थे, उससे मैं सीखता था, जिससे मेरा टाइम स्पेंड होता था। और हर गलत डिसीजन पे आपको लगता था कि शायद मैंने गलत फील्ड सिलेक्ट कर ली हो, पर जब आपको पोटेंशियल का अंदाजा होता है तो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी जो है वो इन सारी चीज़ों से नहीं घबराता कि मुझे लॉस हो रहा है या मैं गलत डायरेक्शन पे हूँ, क्योंकि उसे अपने पर बिलीव रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब वो बिलीव रखते हैं तो फिर उस चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई गई चीज़ों में, और फिर उसमें बेतहाशा मसले मसाइल थे जो कि आज एक फ्रीलांसर फेस करता है या मेरी तरह फील्ड से रिलेटेड कोई फेस करता है। क्योंकि जब हम किसी भी लोग को एजुकेट कर रहे होते हैं तो हम वो लॉजिक बता रहे होते हैं, वो लॉजिक नहीं समझ रहे होते क्योंकि डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस कम होता है। तो गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इन सारे प्रोसेस से मैंने ये सीखा कि अगर आपको अपने पर बिलीव है तो आप बिल्कुल उस फील्ड को अपना प्राइमरी फील्ड और सोर्स ऑफ इनकम और अपनी फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जी। तो आपने बताया कि आप पहले पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते थे, अभी आप यूके में बेस करते हैं। तो पाकिस्तान में किस एरिया से आप बिलॉन्ग करते थे? मैं बेस्ड करता हूँ मुल्तान से, और मेरी रजिस्टर्ड जो कंपनी है वो तो यूके में है, पर मेरा ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में ही गुजरता है। बेसिकली मैं जब यूके में था तो मैंने देखा कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें जो मुझे वहाँ पर स्किल्ड हायर करनी पड़ती है, जो लेबर हायर करनी पड़ती है, जो बंदा हायर करना पड़ता है, जितना मुझे चार्ज करता है, उस जितनी अमाउंट मैं उसको पे करता हूँ यूके में, उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 5 बंदे अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैन पावर सस्ती है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा क्यों ना टीम बिल्डिंग पाकिस्तान में की जाए और आइडेंटिटी यूके की यूज की जाए, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा जिससे मैं अपने मुल्क को भी जो है ना वो सर्व कर सकूंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है यूके में, आप ज़्यादा अपना टाइम पाकिस्तान में गुज़ारते हैं और जो आपकी टीम है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे आपका जो मकसद है वो बहुत अच्छा है। तो कितने आपके आपके जो ऑडियंस है वो उसकी आप नंबर्स में अगर बताएँ, यूट्यूब एंड फेसबुक कुल मिला के कितनी ऑडियंस आपके पास इस वक़्त मौजूद है? मेरे पास 96,000 जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 75,000 प्लस इंस्टाग्राम पे है, और इसी तरह फेसबुक पे जो है वो 45,000 प्लस है। स्ट्रीम्स हैं ये मेरी। यार। जी मेरी आवाज सही आ रही है? जी, जी। जी, कहाँ तक मेरी बात सुनी गई है ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू जी, करूँ? जी। आप कह रहे थे कि आपकी 75 45,000 आई थिंक फेसबुक पर है? जी, मेरी 96,000 यूट्यूब पर है, 45,000 फेसबुक पर है और 75,000 इंस्टाग्राम पे है। तो ये मेरी अप्रॉक्सिमेटली 2,50,000 की ऑडियंस है, जो कि मैंने इन तमाम 2-3 सालों में जो है वो एंगेज की है। और डेफ़िनेटली जब आप काम करते हैं शुरू में बहुत मुश्किल होती है, और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ अपलोड करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो याद रखिएगा कि आपके पास फार्मूला ये होना चाहिए कि कम से कम आपको 100 वीडियोस देनी है यूट्यूब पर। ये आपने नहीं सोचना कि मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरह लाखों लोग रोजाना यूट्यूब शुरू कर रहे हैं और लाखों लोग डिमोटिवेट होके जा रहे हैं। तो बेसिकली 100 वीडियोस एक ऐसी क्वांटिटी बनती है जिससे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी जगह बनाते हैं और उसके बाद वहां से ग्रोथ मिलती है। शुरू में ग्रोथ कम होती है, पर अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी जो भी आपके टारगेट्स हैं, तो बिल्कुल अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ की स्पीड तेज हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस वक़्त में आई थिंक आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। जी। तो आपकी जो कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, आप पाकिस्तान में टाइम गुज़ारते हैं, तो यूके में भी आपके ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ मौजूद होंगे जो मतलब कि वो उधर उधर के मामलात देखते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपको एग्जिस्टेंस रखनी पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी कंपनी में, तो डेफिनेटली आपके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं।
ज़ाहिरी बात है कि जब हम यूके के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं तो फिर बेसिकली जितनी भी अमाउंट वहाँ रिसीव होती है वहाँ टैक्स देना पड़ता है। अभी करंटली सिनेरियो काम कर रहा है कि पाकिस्तान में एज़ सच इतना इनकम टैक्स रिमिटेंस के ऊपर नहीं है। मतलब बेसिकली हम जो यूके से पाकिस्तान में पेमेंट्स लेकर आते हैं तो टैक्स वहाँ देना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत कम है अभी टैक्स, पर ये ज़ाहिर बात है यूके में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो वहाँ पर भी टैक्सेस देने पड़ते हैं, यहाँ पर भी टैक्सेस जो है वो देने पड़ते हैं। तो फिजिबल शायद नहीं होता, पर ये है कि डिपेंड करता है कि आप इस आइडेंटिटी से आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जब मैं किसी भी फ्रीलांसर से जिसका कोई इंडिया या पाकिस्तानियों के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं होता है, तो वो एक दफा डाउट में आ जाते हैं पाकिस्तान का नाम सुन के कि पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, फ्रॉड तो नहीं कर जाएंगे, इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो बेसिकली उस सिनेरियो को कम करने के लिए यूके का सहारा लेना पड़ता है, और उसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है कि आपकी गुडविल, आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता। आप ऐसे कंट्री से बिलोंग कर रहे होते हैं या अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे होते हैं जिसकी बेस पर क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पर इस सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज को इस तरह लेते हैं कि पता नहीं अब हमें यूके ही में ही कंपनी बनानी पड़ेगी, यूएसए में कंपनी बनानी पड़ेगी तभी हमारा काम चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मैं जब किसी क्लाइंट को क्लाइंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि जी मेरे मुझे क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दूं और तुम चलाओगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो मेरे से पहली दफा बात कर रहा है, आप मेरे से पहली दफा बात कर रहे हैं और मैं आपसे कहूंगा मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा $5,000 $10,000, तो वो मुझे क्यों देगा? बेसिकली मुझे उसको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि वो पोर्टफोलियो होता है आपका। पोर्टफोलियो इन द सेंस ऑफ मुझे कोई अपनी सीवी बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक, मेरा फेसबुक का लिंक ही काफी होता है, चाहे उनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पर जो मेरे नंबर शो करा रहा होता है वो इस बात की गारंटी उनको देता है कि ये बंदा जो काम कर रहा है वो उस फील्ड से रेलिवेंट है और मुझे वो मायूस नहीं करेगा। और तो इसलिए वहां से मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने सुनने वालों को भी यही कहता हूँ कि वीडियोस बनाएं, जैसी भी बनाते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है, आपकी आइडेंटिटी होना जरूरी है इन प्लेटफॉर्म पे। चाहे छोटी ऑडियंस होगी, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प दे करती है आपके फ्यूचर के प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। तो आपकी 20 साल की जर्नी है, और यूके में कितने साल हो गए हैं जब की कंपनी को रजिस्टर्ड हुए? यूके की कंपनी को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं और उसी आइडेंटिटी से जो है वो काम कर रहा हूँ। पर ज़रूरी नहीं होता कि आपको यूके के साथ ही कनेक्टेड रहना पड़े, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप जो पुराने क्लाइंट्स हो जाते हैं फिर उनको आप अपना सिनेरियो समझाना पड़ता है कि मैं इस तरह से काम करता हूँ, या और वो समझते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। तो 10 साल मुझे वहाँ हो गए हैं, पर यह है कि वो आइडेंटिटी यूज़ की जाती है एक नए बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए या नए लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए। तो तकरीबन 10 साल से जो है वो कंपनी रन कर रहा हूँ मैं वहाँ से। ठीक है। तो आप मतलब कि आप फील्ड आपकी डिजिटल मार्केटिंग है और डिग्री भी डिजिटल मार्केटिंग की ही है। तो लेकिन आप गूगल एड्स आपकी फील्ड आपने चूज किया है, ऐसे ही है? देखें, अब समझना इस बात को है कि आपने फ्रीलांसिंग का वर्ड बहुत, मैं वापस आ गया जी, आ गया। जी जी। अच्छा, मैं फ्रीलांसिंग का नाम अगर आपने सुन रखा है तो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है कि आपके पास कोई भी स्किल है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको बेसिकली कोई भी बिजनेस है, जो फिजिकल बिजनेस होता है वो आप रजिस्टर करते हैं किसी ना किसी जगह पर। जो फिजिकल बिजनेस में आपने शॉप ले ली, कोई किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ले ली। अब जब आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ले ली, वो आपके बिहाफ पे मार्केटिंग कर रहा है, चाहे ऑनलाइन कर रहा है, चाहे टीवी पे कर रहा है, या न्यूज़पेपर में कर रहा है, किसी मीडियम को यूज करते हुए। जब आप जो है वो कोई फिजिकल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की, आप सर्विसेज दे रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, या उससे रिलेटेड ऑनलाइन मार्केटिंग की, लेट्स सपोज फेसबुक मार्केटिंग की आप सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिकली ये जितने भी काम हैं ये यूज होते हैं किसी भी सर्विसेज, कोई बंदा प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में बेच रहा है, चाहे वो इंटरनेशनली बेच रहा है। जब वो इंटरनेशनली बेच रहा है तो क्या है कि उसको उसकी प्रमोशन करानी है। क्यों? क्योंकि रोजाना हजारों बिजनेसेस बन रहे हैं और उसी फील्ड से रिलेटेड भी बन रहे हैं। तो आपको अपनी जगह बनाने के लिए आपको अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ।
अब उसको करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो फेसबुक मार्केटिंग भी हो सकती है, गूगल पे आपकी वेबसाइट शो कराना भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिससे आपका मैसेज, आपकी जो कंपनी या आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी कंपनी के काम आ सकती है, उस तक ये मैसेज पहुंचाना है। तो बेसिकली उस बिजनेस को, लेट्स सपोज आप जूते बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, आप कपड़े आपने उठा के रख लिए, आपने एक वेबसाइट बना ली, अब उसके ऊपर आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं। जब आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी को वेबसाइट होनी चाहिए, आपको जरूरत होगी वेबसाइट डेवलपर की जरूरत होगी, फिर प्लस आपकी जो आप फेसबुक पे देखते हैं कंपनीज की एड्स चल रही होती हैं, छोटी छोटी वीडियो एड्स भी होती हैं, पिक्चर एड्स भी होती हैं, जिसपे लिखा होता है कि जी 40% ऑफ, 50% ऑफ। तो बेसिकली वो जो डिजाइनिंग मटेरियल होता है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। अब वेबसाइट बन रही है तो उसमें लोगो भी चाहिए, तो लोगो डिजाइनर भी चाहिए। अब वेबसाइट अगर बड़ी हो जाती है और उसमें बहुत ज्यादा यूजर्स हैं तो फिर आपको मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि सपोर्ट करती है किसी बिजनेसेस को। जो जब बिजनेस कंप्लीट होता है इन तमाम स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, फिर जब उसकी मार्केटिंग होती है, वो चाहे पेड मार्केटिंग हो चाहे वो एसईओ से रिलेटेड हो। अब एसईओ की जब बात आती है तो नए बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं तो जाकर आप गूगल पे लिखते हैं कि बेस्ट शूज इन लाहौर, बेस्ट शूज इन लाहौर या शूज शॉप इन लाहौर, या बेस्ट जोगर्स लेने हैं या कोई भी किसी भी टाइप का शूज लेना है, तो वो जब गूगल पे लिखते हैं तो क्या होता है कि गूगल आपको 10 रिजल्ट्स दिखाता है। अब 10 रिजल्ट्स में अगर आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही होगी तो वो विजिटर आपको विजिट करेगा और आपसे बाय कर लेगा। अब अगर लाहौर में 100 स्टोर्स हैं तो गूगल के पास तो है पोजीशन 10, चांसेस यही हैं जो विजिटर आया गूगल से वो उन 10 में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर लेगा और वहीं से बाय कर लेगा। तो पीछे 100 बच गए हैं, वो उनको कोई नहीं देख रहा। तो बेसिकली एसईओ एक प्रोसेस का नाम है जिससे आपकी वेबसाइट टॉप 10 रिजल्ट्स में ले आई जाती है, टॉप पोजीशंस पे ले आई जाती है, जिससे आप वही जो आपका कस्टमर था वो आप अपने तक ले आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ। और इससे रिलेटेड फिर दो टाइप्स आती हैं, जो कि एसईओ हो गई और उसके बाद फिर पेड मार्केटिंग होगी, जो हम फेसबुक पे देखते हैं कि लोग एड्स ला रहे होते हैं अपनी चीजों की, अपनी प्रोडक्ट्स की। इस सारे प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को किसी भी मीडियम से प्रमोट करने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। उसमें जितनी भी छोटी छोटी फील्ड आ सकती है, यहाँ तक कि ईमेल मार्केटिंग है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप ईमेल कर रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप मार्केटिंग आ रही है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर ही आता है। जी। तो ठीक है, तो ये आपके मतलब कि आपने सारा फेड्स के बारे में बताया। आप थोड़ा अपनी जो है ना मज़ीद अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएँ, जो हम जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, कि किस तरह मतलब कि ये जितना आपने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग आपने की, फिर यूनाइटेड किंगडम में आपने एक कंपनी रजिस्टर की, पाकिस्तान में आपकी टीम बेस करती है, आप खुद भी पाकिस्तान में टाइम गुजारते हैं। इसके अलावा आप क्या कर रहे होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और थोड़ा अपनी इस अर्निंग के बारे में बताएं, क्या कितना आपने गेन किया, और इन 20 सालों में जो आपके हार्श एक्सपीरियंस क्या क्या थे, गुड एक्सपीरियंसेस क्या थे, ये सारी चीज़ें बताएं। देखें, जो मुझे सुन रहे हैं, बेसिकली सबसे हमारी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो होते हैं पैसे, एक नए बच्चे के लिए। क्योंकि यहाँ हमें ये पढ़ाया जाता है कि अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको फील्ड में जाना चाहिए, पर इंटरेस्ट तो एक चीज हो गई, पैसा दूसरी चीज हो गई। अब आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि जी वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं जो हूँ ना वो हजारों डॉलर मेरी मंथली इनकम है उससे। अब अगर आपको कोडिंग आती होगी, अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होगा, तो फिर ही आप वो काम कर सकेंगे। अगर मैंने आपको पैसे बता दिए तो हो सकता है कि कोडिंग में आपका दिल ना लगे। आप अगर ब्लॉग राइट करते हैं, हो सकता है आप आर्टिकल राइटिंग आज पैसे सुन के जो है वो करना शुरू हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में आपसे ना किया जाए। क्यों? क्योंकि चीजों को टाइम लग रहा होता है। आप शुरू में जो है ना, ये बेसिकली एक बिजनेस है, ये ऐसा काम नहीं है कि आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपको हर 30th को सैलरी मिल जाएगी कहीं से। आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो जब जगह बनाने की बात आती है तो उसमें आपको फिर अपने ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है, अपनी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर जाके जो है ना आप किसी स्टेज पर पहुंचते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, मैंने यहाँ पर 10 चीजों का नाम दे दिया ना, आपके लिए 10 चीजें पॉसिबल हैं लर्न करना। क्योंकि अगर आप ये लर्न करेंगे, मैंने ये सारी चीजें 12 सालों में, 17 सालों में सीखी हैं। तो अगर मैंने ये सारी चीजें इतने टाइम में सीखी हैं, तो फिर अब आप क्या दोबारा 12 साल लगाएंगे फिर ये सारी चीजें सीखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे मैंने क्या करना है? तो ये गलत है।
आज का फायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि जो 10 फील्ड्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एसईओ आती है, ब्लॉगिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जितनी भी स्किल्स हैं, आप इन सारी की एक लिस्ट बना लेंगे। उन लिस्ट बनाने के बाद उसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, डालेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न फ्रॉम वेबसाइट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आप लिखेंगे और आपको हर, जब आप दो चार चार वीडियोस देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब और लोग कहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्या है, तो इंग्लिश आपकी कम से कम, अगर आप पढ़े लिखे हैं और यूज कर रहे हैं तो कम से कम इतनी इंग्लिश तो बंदा लिख ही लेता है क्या, या सुन से समझ लेता है कि बेसिकली बात क्या हो रही है। अगर इंग्लिश भी नहीं समझ सकते तो हिंदी में वीडियोस अवेलेबल हैं, उर्दू में वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है जो कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब 10 स्किल्स को आपने बारी बारी एक्सप्लोर किया, मेरा ख्याल में एक दिन में आप 2 से 3 फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब क्या होगा, उन 10 फील्ड्स के बारे में आपको पता लग गया कि कौन सी चीज काम कर रही, कैसे काम करती है, कितना टाइम लगता है, कौन सी स्किल चाहिए, इस तरह का काम होगा। उन 10 स्किल्स को आपने लिस्ट बनाकर अपने तौर पे उसमें से 2 फील्ड सिलेक्ट करनी है। अब जो 2 फील्ड्स आपने सेलेक्ट करनी है तो डेफिनेटली अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपने उसके ऊपर जो रिसर्च किया है आपको पता लग गया कि जी ये काम मैं कर सकता हूँ, 2 काम, इन 10 में से ये 2 काम मेरी टॉप प्रायोरिटी है, जितना मैंने नॉलेज गेन किया है 2 काम मैं इसमें अपनी जगह बना सकता हूँ। अच्छा, एक क्यों कह रहा हूँ मैं, 2 क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली 2 काम आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली, अब उसके ऊपर आपने फर्दर फिर नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया। मेरे चैनल से करना चाहते हैं, मेरे चैनल से करेंगे, लोगों से किसी और की बात आपको समझ आती है उधर से लर्न करेंगे। उन 2 के ऊपर आपने फर्दर रिसर्च करनी है। आप, सबसे पहला स्टेप होता है उस फील्ड के फायदे क्या हैं, वो फील्ड चलती कैसे हैं, उस फील्ड के ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखिए हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो कि मसलों के बगैर ना हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मसले ना हो। मसले इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है कि कोई चीजें डेवलपमेंट का टाइम मांगती हैं, कोई चीजें एफर्ट मांगती हैं, कोई काम ज्यादा टाइम दे रहा होता है, कोई कम ले रहा होता है, किसी और एंड पे जाके किसी की चीजें खड़ी हो रही होती हैं। तो ये 3 चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे। हर फील्ड के ऊपर आपने 40 टू 45 वीडियोस देखनी है। अगर आप 45 वीडियोस देखते हुए सिर्फ पॉइंट्स बना लेना, मैं कह रहा हूँ आपको आधी फील्ड तो वहीं समझ आ जाती है कि जी कहाँ क्या मसला मुझे हो सकता है, मुझे किस तरह से जाना है। जब आपने वो सारा कुछ बना लिया, अब आपने 2 फील्ड सेलेक्ट की भी थी, अब उन दोनों में से एक को आपको नंबर 1 पे लाना है, दूसरे को नंबर 2 पे लाना है। कहने का मकसद ये कि एक फील्ड को आपने 8 घंटों में से 5 घंटे देने हैं, दूसरे को 2 घंटे देने हैं। तो 5 घंटे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज ज्यादा जल्दी समझ आ रही है और दूसरी चीज थोड़ा कम समझ आ रही है, या उस टाइम आप समझ रहे हैं कि ये मैं इसमें ज्यादा काम नहीं कर सकता, या जो भी स्टेज है। अब जिस फील्ड को आप 5 घंटे दे रहे हैं ना, वो आप 2 से 3 महीने के अंदर अपनी जगह, उसमें सारी प्रोसेस अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई आके बताएगा तो फिर ही हम चलेंगे, कोई फीस देके किसी को कोई पढ़ाएगा हमें तभी हम सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने सीखना होता है वो यूट्यूब गूगल से भी सीख लेता है, जिसने नहीं सीखना होता उसके सर पे भी कोई बैठ के पढ़ा रहा होता है तो उसको नहीं समझ आ रही होती। अच्छा, अब क्या किया आपने कि आपने एक्सप्लोर करके 3 महीने में अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग कर ली, वो स्किल कहाँ बिकती है, वो कैसे होता है, वो सारा कुछ आपको समझ आ गया। अब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी वहां से। अब इनकम शुरू होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी इनकम उससे ऊपर नहीं जा रही होगी। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 ये कि आप ऊपर तो नहीं जा रही होगी, पर अब आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो अब मैं मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने ये सीख चुका हूँ, अब इससे ऊपर या तो आपको समझ नहीं आ रही है, आप करना नहीं चाह रहे, या आप समझ रहे मसले बहुत ज्यादा हो गए। तो वहां पर आपने क्या करना है कि उस फील्ड को छोड़ना नहीं है। अब जो नंबर 2 पे फील्ड थी उसकी जगह नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 2 पे जो फील्ड थी उसको नंबर 1 पे ले आएंगे और फिर उसमें एफर्ट करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो नंबर 2 पे फील्ड थी आपकी, वो आपको कुछ नहीं दे रही थी, पर नंबर 1 वाली नंबर 2 पे जब आई तो अब आपका किचन चल रहा है। अब आपको ये मसला नहीं है कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। अब आपको पैरेलल एक और फील्ड बनानी है स्टेबल करने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो कभी भी डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही होती है कि आपको कोई ना कोई बैकअप रखना पड़ता है फील्ड के ऊपर। तो जो दूसरी होती है वो आप पहले पहले जाते हैं और उसके बाद वो चीजें आप अपने तौर पे जो है ना उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। अब जहां तक रही मसलों की बात, देखें मैंने आपको बता दिया कोई काम आसान नहीं होता, पर कोई काम मुश्किल भी नहीं होता अगर आपकी नीयत होती है तो। बहुत सारे लोग हैं वो इतना डेडिकेटेडली चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो नॉलेज में बहुत आगे चले जाते हैं, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। अब मैं कह जा रहा हूँ कि आप 40 वीडियो देखें, 45 वीडियो देखें, आप रोजाना 10-10, 50-50 वीडियो देख रहे हैं और आप कर नहीं रहे, बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। आपने उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं किया, आपने सिर्फ नॉलेज ले लिया। ये वो एग्जांपल है कि आपने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर ली,
पीएचडी कर लिया आपने बिजनेस में, और आपको यही नहीं पता कि बिजनेस चलता कैसे। अब आपको पता सब कुछ है बेसिकली ऑन ग्राउंड, जो पाकिस्तान में जिस तरह बिजनेस होता है वो और तरह से होता है। उसके ऊपर कल्चरल फैक्टर, मार्केट फैक्टर, लोगों के फैक्टर डिपेंड ज्यादा कर रहे होता है। अब वही बिजनेस जब आप यूके यूएसए में करते हैं तो वो और तरह चलता है। इस तरह जो डिजिटल बिजनेस होता है वो और तरह चलता है। तो बेसिकली अगर इतना आसान होता तो दुनिया में जो लोग पढ़े लिखे हैं जो हमें हायर करते हैं कि जी आप मार्केटिंग करके दें, तो मुझे बताएं उनको क्या नहीं पता कि वो यूट्यूब पे जाएं और मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक पे 4 वीडियोस देखेंगे सीख लेंगे। वो मुझे क्यों हायर करते हैं? वो इसलिए हायर करते हैं कि मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, जहां जो मसला होगा मुझे पता होगा कि यहाँ इस मसले को कैसे ट्रिगर करना है, उनका प्रॉफिट जो कम हो गया उसे कैसे बूस्ट करना है, ये सारी चीजें मुझे पता है, इसलिए वो मुझे हायर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, उस टाइम आप कोई नहीं गेन कर रहे होते जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। पर जो एक्सपीरियंस आपने किया होता है वो जब आप किसी ऐसे अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इसका ये हल है, इसका ये हल है, तो बेसिकली वो आपका एक्सपीरियंस ही होता है जो उसे कन्विंस करता है कि आज जहां जहां उसने एक्सप्लोर किया होता है, बेसिक हर बंदे को पता होता है, तो उसको आप कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली जब समझाते हैं कि जी देखो ये काम ऐसे ठीक हो सकते हैं, तो फिर वो आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, आपको प्रोजेक्ट दे देता है और आप वो प्रोजेक्ट चला लेते हैं। तो दो चीजें आती हैं, एक आता है एक्सपीरियंस, दूसरा आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आपके साथ दोनों चीजें जुड़ती हैं तो फिर आपकी कोई भी फील्ड होगी, फिर आप मार नहीं खाएंगे। और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होगा, तो इसकी मैं एग्जांपल यही देता हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग है सपोज। अब मैं कहता हूँ एक नया बच्चा आ रहा है जो मुझे सुन रहा है, वो कह रहा है जी आप तो कह रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग सीखो। फेसबुक मार्केटिंग के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, जो कोई भी चीज होगी उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली पैसे तो आपके पास है नहीं, ठीक है, वो आपने 16 साल की एजुकेशन में उजाड़ दिया, अब घर वाले कहते हैं जाके जॉब करो, और क्या पैसे तो है नहीं, अब आप कैसे करेंगे? तो बेसिकली लोगों ने बहुत अच्छे जो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, चीजों समझ जाते हैं, वो जाते हैं क्लाइंट के बाद, अब उन्हें हर चीज पता होती है, वो इतना वीडियो से आर्टिकल से सुन सुन के बहुत उन्हें समझ आ जाती है कि बेसिकली टॉप क्वेश्चंस क्या होते हैं लोगों के, और उनके आंसर होते हैं उनके पास। तो जब क्लाइंट उनके पास आता है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक से आए, फाइवर से आए, या किसी भी अपवर्क के प्लेटफॉर्म से आए, तो जब वो उनको बताता है तो वो उनको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है आप हमारी मार्केटिंग करो। तो बेसिकली होता क्या है, उन्हीं के पैसों पे आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे होते हैं, उन्हीं के पैसों पे आप सीख रहे होते हैं और उन्हीं को रिजल्ट ला के दे रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस भी बिल्डअप हो रहा होता है और आपको पैसे भी अपने नहीं लग रहे होते, लोगों के पैसे लग रहे होते हैं, प्लस उस एक्सपीरियंस के आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपका रोल सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस सर्कल जब आप बार बार घुमाते हैं, बार बार घुमाते हैं, तो फिर आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और एक बंदे जी। को जब आपने कहीं से प्रॉफिट निकाल के दे दिया, तो बिलीव मी वो कहीं और तो जाएगा नहीं, वो आपका रेगुलर क्लाइंट हो जाएगा और वो आपसे ही काम कराएगा। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि दो तरह के काम होते हैं। एक तो है जी मार्केटिंग करना, फेसबुक मार्केटिंग करना या गूगल पे मार्केटिंग करना। अब वो क्या है कि वो पैसे लगाता रहेगा, मार्केटिंग करता रहेगा, प्रॉफिट बनाता रहेगा। दूसरी जॉब आती है वेब डेवलपमेंट की, वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक दफा बन गई, अब उसके बाद चांसेस कम है कि वो दोबारा बंदा आपके पास आएगा, या पूरी वेबसाइट तो उसकी एक ही थी, वो उसने बना ली, उसका एक ही बिजनेस था। अब उसके साथ क्लाइंट के साथ आप क्या काम कर सकते हैं? अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग की या किसी भी पेड मार्केटिंग की किसी चीज के ऊपर आपको ग्रिप होगी, तो जब आपने वेबसाइट बनाई, उसमें लोगो भी आपने बना के दिया, उसमें आपने उसकी वेबसाइट भी डिजाइन करके दी, उसके ग्राफिक्स भी डिजाइन करके दिए, अब आप उसको कह रहे हैं नहीं मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, मेरे से मार्केटिंग भी करा, अब आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, वो जो एक बिजनेस को जितनी सर्विसेज चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करें, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, वो कहीं महीनों या सालों पे फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब लॉन्ग टर्म चलते हैं सारी चीजें। अब यहाँ सवाल ये होता है कि आप कह रहे हैं जी कि वेबसाइट भी मैं बनाऊं, लोगो भी मैं बनाऊं, ग्राफिक भी मैं बनाऊं, मार्केटिंग भी मैं करूं, मैं कैसे करूंगा? आप तो कहते 2 स्किल सीखो। तो वहां मैं कहता हूँ देखें, एक जो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं आपके पाकिस्तान में बड़े फेमस हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस तरह काम करते हैं। वो एक जगह से चीज लेते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं, ना उनका पैसा लगता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस बंदे को और इस बंदे को समझाना है, दोनों को कनेक्ट करना है और अपने पैसे दरम्यान में से ले लेने हैं। बेसिकली यही मॉडल आपने फ्रीलांसिंग पे और ऑनलाइन फील्ड पे अप्लाई करना है। आपको लोगो डिजाइनिंग नहीं आती, आपने सर्कल में ढूंढे, ग्रुप्स बने में कि यार तुम लोगो बना सकते हो, ठीक है ओके, मुझे कितने में बना के दोगे? वो कहेगा इतने में बना। अब आपको प्राइस ही पता लग गई, आपको बंदा भी मिल गया। हाँ तुम वेबसाइट बना सकते हो, हाँ जी वेबसाइट बना, कितने में बनाओगे? इतने में बनाऊंगा। उसकी आपने कोटेशन लेके रख ली, सारी फील्ड्स की आपने कोटेशन लिख के रख ली। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप उसे सारे बंदों को से कनेक्ट करके उसका काम करवा के, और आप बेसिकली फ्रंट मैन बन के अपनी चीजों को चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली राइट बंदा
राइट जगह के लिए इस्तेमाल करा रहे हो जिसके ऊपर आप अपना कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ मैं भी अब इस स्टेज पर जाकर मुझे काम नहीं करना पड़ता, टीम है, सारा कुछ वो करना पड़ता है और मैं फ्रंट एंड पे मैं डील करता हूँ सारी चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती है, आप रोज सीख रहे होते हैं, तो वहां से आप अपनी कन्वर्जन, अपनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये जो वो लोग जो कि कहते हैं कि स्किल सीखने में तो बड़ा टाइम लगता है, वो बंदा कह रहा है मुझे ये स्किल भी चाहिए, अब मैं वो सीखूं, तो बेसिकली आप सीखे ना भी, आप उससे रिलेटेड पाकिस्तान भरा पड़ा है, बेतहाशा जबरदस्त लोग काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप उनको हायर करें, उनको प्रोजेक्ट वाइज एंगेज करें और डेफिनेटली आप $1000 लेंगे, 500 में काम करा के देंगे, $500 $500 जो है वो आपको बच जाएगा, पर कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है वो आपको कमा के देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, फील्ड के बारे में बताया। लास्ट पर मैं इस सब इंटरव्यू को एंड करूंगा। लास्ट पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको से पहले भी किया कि क्या फिगर्स हैं आपके अर्निंग के कंपनी थ्रू कंपनी, क्या ग्रोस मार्जिन है? देखें, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी फील्ड है कि इसमें आपने, मैं अगर कपड़े बेच रहा होता तो शायद मुझे लाख, 2 लाख, 10 लाख का सामान लेके रखना पड़ता, ठीक है? तो फिर वो क्या होता है, मेरी 10 लाख इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है। अब मैं उसे सेल करता, मैं 10-20%, 30%, 50% के मार्जिन पे उसे सेल कर रहा होता। यह है डिजिटली। डिजिटली जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके लिए आपके पैसे बाउंड नहीं होते हैं, पैसे लेकिन बाउंड नहीं होते ई मतलब। कॉमर्स हाँ, स्टोर डेवलपमेंट में जब आप आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आपको बाउंड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ई कॉमर्स का जब प्रोडक्ट्स लगाएंगे, जाहिर है प्रोडक्ट्स होगी आपके पास तो ही लगाएंगे ना। देखें यहाँ पे दो चीजें आती हैं। यहाँ आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आपके पास चीजें खरीदने के पैसे नहीं है, ना आपको खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 1000 की क्वांटिटी मंगवा ली कि इस प्रोडक्ट में जान है, ये बिकेगी। जिस तरह आप वो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, इसी तरह दुनिया में और लोग भी कर रहे थे। एट अ टाइम 10 लोगों ने वही प्रोडक्ट मंगवा ली अपने पास, ठीक है? और क्या किया, चाइना से मंगवाई, चाइना से मंगवाई, चाइना से आने में आपको 1.5-2 महीने, 2.5 महीने लग जाते हैं। अब आपने मंगवा ली, अब जब आपने पेश करना शुरू किया तो पता लगा 10 लोग और भी आ गए। प्राइस की वजह से आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ी, जो प्रॉफिट आपने निकाला था 70-80%, अब वो 20% भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी आपकी लगी, टाइम भी आपका वेस्ट हुआ और प्रोडक्ट भी नहीं बिकी। तो इसका बेस्ट मॉडल ये है कि आप ड्रॉप शिप करें। ड्रॉप शिप क्या होता है? ड्रॉप शिप ये होता है कि मुझे पता लगा कि जी ये जो ग्लास है ये बिकता है $10 का, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मैं जो चाइना से मंगवाऊं, मैं उसमें लाखों डॉलर लगाऊं और फिर वहां से क्वांटिटी मंगवाऊं। आप जो है वो बैठे हुए यूएसए के अंदर मैंने बेचना है और यूएसए में ही आप बैठे हुए हैं, आप भी यही ग्लास बेच रहे हैं। ये कहते हैं कि आप मेरे से यही ग्लास $8 का ले लो, और आप उससे कहते हैं कि ठीक है $8 का तुम मुझे गिलास दोगे, आप वो ई कॉमर्स स्टोर पे वो गिलास बेचेंगे $10 का। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, पेमेंट आ गई आपके पास, आप $2 अपनी जेब में रखेंगे, $8 मैं आपको दूंगा, आप वो चीज क्लाइंट के एड्रेस पे शिप कर देंगे। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिप में क्या होता है, अब आपका $1 भी बाउंड नहीं हो रहा, ठीक है? आप इधर से चीज उठा रहे हैं, उधर प्लेस कर रहे हैं, खर्चा कहाँ हो रहा है? अब वो जो $2 खर्चा हो रहा है ना आपका, वो जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, बेसिकली उस $2 को आपका एक्सपेंस उसकी मार्केटिंग पे हो रहा है। अब आपका मार्केटिंग एक्सपेंस $1 होना चाहिए पर प्रोडक्ट सेल होने पे, तो तब आपको $1 जो है वो बचेगा। तो क्या होगा कि शुरू में जारी बात है, हर चीज के लिए थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए इस ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, क्योंकि ये वही मॉडल है कि लोग पहले कहीं और से अर्न करते हैं, उसके बाद ई कॉमर्स में आते हैं। डायरेक्टली ई कॉमर्स में आएंगे तो फिर ये फ्लक्चुएशन करनी पड़ेगी, पर वो मॉडल ई कॉमर्स बेसिकली उनको सूट करता है, या डायरेक्ट शिपिंग उनको सूट करती है जिनके पास पैसे होते हैं। ये वो बिजनेस है जो कि पैसों से पैसा बना के देता है। तो इसलिए सिर्फ इस मॉडल के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कहाँ से चीज उठानी है, कितने की बेचनी है, क्या मुझे बच रहा है। तो ये मॉडल जो है वो उस तरह से बच सकता है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ई एक कॉमर्स पे। और मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो भी बता दें। देखें, एफिलिएट में क्या होता है कि एफिलिएट भी तकरीबन ड्रॉप शिपिंग से मिलता जुलता ही है, पर एफिलिएट में बेस्ट चीज ये होती है कि लेट सपोज मैं अमेजोन एफिलिएट की प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ, अमेजोन की प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ, तो अमेजोन मुझे कहता है कि अगर मेरे पास यही ग्लास पड़ा हुआ है मेरे स्टोर पे, तो तुम क्या करो, इसके ऊपर लिखो एक आर्टिकल या फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाओ, और इसका इसे कहो अपने विजिटर को जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसे कहो कि जाके ये गिलास इतने डॉलर का है, यहाँ से जाके बाय कर ले।
अमेजोन से जाके बाय कर ले। तो क्या होता है कि वो जब क्लिक करता है, क्लिक करके जाता है अमेजोन के स्टोर पे, जब वो ग्लास बाय करता है तो अमेजोन आपको इस सारे सिस्टम को भेजने के वहां पर प्रॉफिट दे रहा होता है। वो $1 हो सकता है, $2 हो सकता है, वो तकरीबन वेरी करता है, 2 से 4%, 5% या 8% तक वो आपको प्रॉफिट देता है उस चीज की सेल पे। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में मजे की बात ये होती है कि लेट सपोज कि एक गोरा मेरी वेबसाइट पे आ गया और उसने कहा कि जी ठीक है मैंने गिलास लेना है। वो ये गिलास लेने चला गया अमेजोन पे। अब उसे याद आया कि यार मेरे तो घर की ग्रोसरी भी खत्म हुई हुई है, मैंने तो अपने बच्चे के लिए कपड़े भी लेने थे, मैंने तो और सामान भी लेता था, मेजोरिटी ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन होती है। तो जब उसने गिलास के थ्रू आया था, अब जब वो घर का और 4-5 आइटम्स वो खरीदेगा, अब आपको सिर्फ ग्लास की अमाउंट पे कमीशन नहीं मिलना। अब जो 10 आइटम्स उसने ऐड किए हैं और अगर वो 24 घंटे के अंदर बाय हुए हैं तो फिर वो आपको सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन देगा। तो ये बेस्ट पार्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। और इसके लिए मैं ही कहता हूँ कि ये मॉडल उसके ऊपर पेड मार्केटिंग में नहीं चलता, ई कॉमर्स की तरह नहीं चलता। इसके लिए आपको बेस्ट, अगर आपको अच्छी कन्वर्जन लेनी है तो उसके लिए आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ता है, उस पर आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, कंपेरिजन देने पड़ते हैं कि मैं सपोज आया हूँ और मैंने आज एक फोन लेना है, तो मैं 2 फोन के दरमियान में कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो आप कंपैरिजन देके बताते हैं कि जी ये इसमें ये प्राइस वाइज अच्छा है, ये क्वालिटी वाइज अच्छा है, और ये जो है ना ये क्वालिटी भी है, प्राइस भी है, इकोनॉमिकल भी है, तो ये जाके खरीद लो। तो बेसिकली उसका माइंड जो है वो मेकअप करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर और फिर उससे जाकर जो है वो चीज़ खरीदवाते हैं। तो इसमें आपको आपका यूजर जो सोर्स है, वो जितनी कम पैसों में आप उसे फेसबुक अमेजोन पे भेज रहे होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज बहुत कम होती है। तो इसलिए आपको फ्री सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ता है, जिसे एफिलिएट ब्लॉग कहा जाता है। और मैंने इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, पेड मार्केटिंग कैसे होती है, फेसबुक मार्केटिंग कैसे होती है, और ये एफिलिएट मॉडल पे आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, या अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये आम बंदे के क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज में आंसर करता रहता हूँ। जी, तो हम अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हमारा थोड़ा-सा वो उसके देखें, बारे में बताएँ। अर्निंग मैं शो कराता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मंथली जो है वो एक वेबसाइट जो है वो $1000 से लेकर $3000 तक बना रही होती है मंथली। और डेफिनेटली मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो मैं एज अ टीम चलता हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल काम नहीं करता। तो अगर मैं मंथली बनाता हूँ लेट सपोज के $10,000 या $20,000, तो मुझे अपनी टीम को स्प्लिट करके देना पड़ता है। और ऑन एंड ऑफ अगर मैं एवरेज फिगर बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 5000 टू $10,000 के दरमियान जो है ना वो इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है। और इससे कई गुना ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में। पर जाहिर बात है अब इतना टाइम हो गया तो फिर अब आपको चीज़ें स्मूथ लेके जाना जल्दी ज़रूरी होती है अब, एज कम्पेयर टू के नए एक्सपीरियंस में और नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडिंग करें। तो फिगर मैंने आपको बता दी। जी, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने कंपनी में इंटर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं? देखें, ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं लोगों को इससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाई हैं कि कोई लाहौर में बैठा हुआ है, वो कह रहा है जी मैं आपके पास आ जाऊंगा और मुझे इंटर्नी रख लें और बस मैं काम करूंगा, सारा कुछ करूंगा। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है स्टार्टअप, एक होता है प्रोफेशनल बिजनेस। प्रोफेशनल बिजनेस होता है तो क्या होता है कि एक टीम है मेरे पास जो कि मेरे साथ 12 सालों से काम कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे पास 14-14 साल हो गए जो काम कर रहे हैं। बेसिकली पढ़ाने का मॉडल, ट्रेनिंग का मॉडल। मैं ये कहता हूँ कि मैं इंटर्न्स नहीं हायर करता, मैं प्रोफेशनल उठाता हूँ। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, क्योंकि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे प्रोफेशनल चाहिए, वो 100% काम चाहिए उसके लिए। अब कोई बंदा मेरे पास आएगा, उसको कोई बंदा सिखाएगा, जाहिर बात है सिखाने में लगता है टाइम, और जिस काम के लिए वो बैठा हुआ है उसका टाइम हो गया कम। तो बेसिकली ये मॉडल वहाँ अप्लाई नहीं होता। हाँ, इंटर्न्स लोग हायर करते हैं। इसके ऊपर मेरा मोटिव ये होता है कि बजाय एज अ इंटर्नशिप आप किसी के पास जाएं, मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कोई भी आपको, आप यूं कहेंगे ना कि मैं किसी के पास इंटर्नशिप के लिए चला जाऊंगा और वो मुझे सारा प्रोसेस बता देगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 10 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में या 50 लोग काम कर रहे हैं, उन 50 की अपनी अलग अलग ड्यूटीज हैं। ठीक है, वो अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। जब आप एक के साथ बैठेंगे तो एट अ टाइम 2-3 महीनों में आप 2 से 3 काम ही सीख सकते हैं, ना उससे ज्यादा आपकी कैपेसिटी है सीखने की, ना आपको कोई सिखा सकता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो उसका बेस्ट मॉडल ये है कि आप किसी भी ट्रेनिंग में चले जाएं, वहां जाके आप सीख लें। जिस तरह मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, पर मैं साथ ये कहता हूँ कि
देखिए मैं ट्रेनिंग अगर करा रहा हूँ ना तो मैं कोशिश करता था कि ट्रेनिंग का मेरे पास टाइम नहीं होता था, पर लोगों ने इतने जब ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं। तो बजाय मैं पूरा हफ्ता जवाब दूं, मैं उसके लिए हफ्ते में 2 सेशन करके उनको पेड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराता हूँ। आपको पेड की जरूरत नहीं है, मैं फ्री वीडियोस में ही वही बातें कर रहा हूँ, वही चीजें हैं, सिर्फ ट्रेनिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता लग रही होती हैं। किसी की भी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, 2 महीने की, 3 महीने की, वो ट्रेनिंग ही आपको लेके चली जाएगी ऊपर, आपको किसी इंटर्नशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप किसी के पास इंटर्नशिप के लिए जाने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस चीज पे नहीं है कि आप जो सीख रहे हैं वो गलत सीख रहे हैं, या आपके माइंड में डाउट है, इसलिए आप खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, खुद जगह नहीं ढूंढना चाह रहे आप। तो यही मैं कहता हूँ कि खुद लेकिन एक्सपीरियंस करें। देखें सर मैं ये बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसको 2 to 3 years हो गए हैं इस फील्ड में सीखते हुए, यूट्यूब से सीखते हुए, लेकिन अभी तक उसने कहीं जॉब नहीं की। तो बेसिकली उसको ज़रूरत है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की। तो ये बस आप मुझे बताएं कि उसके लिए आपकी कंपनी क्या कर सकती है? देखें, मैं आज एक प्रोफेशनल हूँ। मैंने ट्रेनिंग्स ली, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली, ऑनलाइन वीडियोस देखी, ऑनलाइन मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, वहां से मैं सीखता हूँ। ठीक है, मुझे सिखाने वाला, मैंने कहीं जॉब नहीं की, मैंने कहीं इंटर्नशिप नहीं की, मैंने खुद अपने बिहाफ पे सीखा है। वो आपका क्वेश्चन वैलिड है कि एक बंदा प्रोफेशनल है वो कहाँ से सीखे। देखें, हर चीज का जीरो से लेकर एंड प्रोफेशनल लेवल तक आपको हर चीज का नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कहूँ कि जी नहीं है या आप नहीं कर सकते। अगर आप कहीं स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, आप किसी के पास जाएं, किसी से मिलें, क्योंकि जब आपने 2-3 साल लगा रखे हैं ना तो इसका मतलब आप बेसिक से गुजरे हुए हैं। अब वो छोटे छोटे कंफ्यूजन है, कोई भी आपको कहीं आप कोई मीटअप हो रहा है किसी का, कोई कोई ऐसा बंदा है आपकी नजर में जो कि आपको लुकली है, जो आप समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो एक मीटअप अगर लेके 15-20 मिनट आधे घंटे में लेकर आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस एक्सचेंज करेंगे। और आपके जो पॉइंट्स हैं जहां आप स्टक हुए हैं, आप कह रहे हैं जी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बेसिकली आप प्रोफेशनल हैं पर आप ये मानना नहीं चाह रहे कि मैं प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। तो अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप उसे इनबॉक्स करें, इनबॉक्स करके कहीं वो नजर आता है कि मीटअप होता है, उस बंदे के पास जाए जो आपके रिलेटेड फील्ड का है, उससे टाइम लेके मैं ये कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, वो आपको गाइड करेगा। वो नहीं गाइड कर रहा, उससे नीचे वाले जो उसके टीम लीडर होंगे, जिस तरह मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कोई मेरे पास आता है किसी फील्ड का जिसके पास मेरे पास उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि मैं उस फील्ड से रिलेटेड नहीं, मैं रेफर कर देता हूँ कि यार इस बंदे के पास चले जाओ, ये आपको बेस्ट गाइड कर देगा, और उसके सवाल का जवाब मिल जाए तो सवाल का जवाब ही आपके लिए जरूरत है। हर किसी को पता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, फोटोशॉप में कौन सा फीचर कैसे काम करता है, वो फोटोशॉप है, वो इलस्ट्रेटर है, वो कुछ भी है, सारी चीजें उसी के अंदर बनती हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, चीज बनानी भी आती है, तो फिर कहाँ फंसे हुए हैं? सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं कि जी अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सक रहे। तो बेसिकली उस मार्केट में जाने के लिए आप खुद सीख रहे होते हैं कि आप क्लाइंट को कहते हैं जी मैं ये काम करके दूंगा, वो कहेगा यार ये तो अच्छा नहीं है, तो वो खुद बताएगा मुझे ऐसे चाहिए। आप बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है, जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो जरूरी नहीं कि आपको पसंद आए। आपने हमेशा क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। जो आपको कह दिए ये नीला कलर है, तो आपने नीला करना, वो कह आपको वो मैच ही नहीं कर रहा वो कलर ब्लू, वहां पर वो कह रहा है नहीं मुझे ब्लू ही चाहिए। तो बेसिकली आपने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, आप किसी के लिए काम करें, जो वो कह रहा है उसको एज इट इज करके देना है। उसको फिर जैसे सेटिस्फाई करना, आप रिवीजन दे दे के सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ जी ठीक है तुम्हारे मतलब की चीज जो है वो बन गई है। तो हम भी इस तरह ही करते हैं, वेबसाइट बनानी होती है, हम एक चीज बहुत आला बना दी है, वेबसाइट बड़ी जबरदस्त है, और वो आके कोई ऐसी ब्लेंडर मारता है या ऐसी बात करता है जो कि हम कहते हैं यार ये कोई काम है करने वाला, पर उसकी रिक्वायरमेंट हम उसे क्यों इनकार करें, उसकी चीजें जैसे मर्जी वो बनवाए। तो इसलिए आपको क्लाइंट खुद ही बता रहा होता है, जरूरी नहीं होता कि आप खुद ही कोई बहुत आला चीज बना रहे होते हैं, वो खुद ही उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो चलना होता है। जी, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर असबर अली, आपने बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा अपनी फील्ड के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, इवन अपनी अर्निंग के बारे में बताया। अब लास्ट पे आप ये मुझे बताएं कि 20 साल के इस सफ़र में कहीं पर कोई ऐसा इंसिडेंट्स, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें जिसने आपकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट डाला, और जिसकी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी कोई भी बात अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो आप करें प्लीज़। बात तो शायद एज इट इज नहीं है, मैं बेसिकली लोगों की गलतियों से सीखता हूँ, और जो गलतियां मैंने की होती हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि वो गलतियां ना करें।
वो वाक़ई बेतहाशा ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि जब लोग गलतियाँ करते हैं तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि यार मैंने भी ऐसे ही जो है ना वो मिस्टेक्स की हैं और फिर मैं उन्हें बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी को बता रहे होते हैं ना कि यार ये गलती ना करो, तो वो कहता है कि नहीं यार ये पता नहीं सही बात है या नहीं है। पर जब मैं खुद बताता हूँ अपनी एक्सपीरियंस देखो मैंने इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह किया, तो उसके बाद ये हुआ। तो वो क्या होता है लोग रिलेट करते हैं कि हाँ, ये ठीक बात हो रही है। जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि बच्चे जो है ना वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो उतनी अच्छी लोगों को ग्रिप नहीं देते, कम्युनिकेशन की उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना सकते। तो लोग हमेशा डाउट में रह जाते हैं कि यार पता नहीं हम बात करेंगे किसी क्लाइंट से या इंटरनेशनली कोई मैसेज आता है या किसी से भी, तो पता नहीं हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो बेसिकली आप समझा सकते हैं, समझाना चाहते हैं तो आप समझा सकते। बेसिकली अब इतना चीज़ें आसान हो गई हैं, गूगल ट्रांसलेटर का टूल अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें अगर आपको डाउट लग रहा है कि मैंने ये बात लिखी या नहीं, सही लिखी या नहीं लिखी, आप उसको पेस्ट करके देख लें, वो आपको ट्रांसलेशन बता देगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में लिखें, वो आपको इंग्लिश बता देगा। अगर आपको लिख भी नहीं सकते, तो आप वॉइस लिखें, वो उर्दू में लिख के उसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में बता देगा। मतलब इतने ज़्यादा टूल हैं और ऐसे-ऐसे लोग गोरों से बैठ के डील कर रहे होते हैं, बिलीव मी उनकी प्राइमरी भी पास नहीं है। ठीक है, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और वो ऐसे बड़े-बड़े क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं। सिर्फ मैं वही बात कहूँगा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, अगर उसकी बात को समझ नहीं आ रही, तो आप उसको डिफरेंट एंगल से बनाने की कोशिश करें, डिफरेंट चीज़ों से बनाने की ज़रूरत अगर आपको ज़रूरत होगी ना, तो अगर आपको प्यास होगी, तो खुद ब खुद ही आप अपनी प्यास बुझा लेंगे। अगर आपके अंदर प्यास नहीं होगी ना, कहेंगे जी कि मैं पता नहीं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, उसने आपको खा थोड़ी जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, आपका एक्सपीरियंस तो बिल्डअप होगा। आपने कोशिश नहीं की, उसके बाद नहीं मिला तो ठीक है, वो आपकी किस्मत है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की और आप कह रहे हैं मुझे चीज़ नहीं मिली, तो फिर तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो बस ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने देने की कोशिश की है, जिससे लोगों को ज़रा मोटिवेटेड रहना और कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल वो आपके लिए पॉसिबल होगा। जी, मिस्टर अली असफ़र अली, थैंक यू सो मच आपकी इस टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ हमने सीखा अब क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन वक़्त एक ऑब्लिगेशन है हम सबके लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी और दुनिया में सबके लिए। तो हम आज की इस डिस्कशन को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सबके लिए ये डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद साबित हो और जाने से पहले अगर मिस्टर असगर अली कुछ शेयर करना चाहें तो कोई एडवाइस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, फाइनल वर्ड्स मेरे यही होंगे कि देखें, दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और चीज़ें जो है वो अगर आपने अपनी लाइफ़ को बेहतर करना चाहते हैं, तो कोशिश भी आपको करनी है। आपको कोई हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं, आपने खुद कोशिश करनी होती है। एक ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर आपको कोई अपना दोस्त मिलता है और वो कहता है कि यार हालात बड़े बुरे हैं, पेट्रोल बहुत महँगा हो गया है, ये सैलरी नहीं बढ़ाते मेरी, तो मेरी बात सुनें, आपको अगर वो ₹50,000 या ₹20,000 मंथली दे रहे हैं, तो उसी कंपनी में कोई बंदा 2.5 लाख भी ले रहा है, 5 लाख भी ले रहा है, 10 लाख भी ले रहा है, वो भी आपकी तरह इंसान है। ठीक है? और अगर आप वहाँ नहीं बैठे हुए, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। जिस दिन आप तो जिस दिन आप वो कमी पहचान जाएँगे अपनी कि मैंने बेसिकली यहाँ मैं नहीं पहुँच सक रहा, तो इसके अंदर मेरे अंदर ये खामियाँ हैं। जिस दिन आपने वो रिकवर कर ली, उस दिन आपको ये एक्सक्यूज़ रहेगा ही नहीं। फिर महँगाई तो भई बढ़ती चली जानी है, वो तो जो 30 साल पुराना अखबार भी उठा लें, उसके अंदर भी मेन हेडलाइन यही थी कि आज महँगाई इतनी हो गई है। आज 30 साल बाद भी जो है वो महँगाई तो नीचे आने वाली नहीं है। बेसिकली आपने अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने के लिए फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, एफर्ट करनी है आपने। जो बंदे एफर्ट कर लेते हैं, वो इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। वरना अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ टाइम के साथ-साथ आपको बढ़ती रहेंगी। आप उसमें इतना फँस जाएँगे कि आप डर के मारे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यंग जनरेशन जितनी जल्दी एफर्ट कर सकती है, वो करे और अपनी जगह बनाए, वो ही आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करेगी। जी, जी, थैंक यू सो मच आपसे बात की हमने और बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि अपनी इनकम बढ़ाएँ इस महँगाई को ओवरकम करने के लिए और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह हम सब अ, आपकी इन बातों पर अमल करेंगे और आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अपना अपना और अपने जानने वालों का ख़्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें और अल्लाह हाफ़िज़।